पर सदर टाउन TMC में मौजूद हूँ। मेरे साथ नजमी आलम साहब हैं, खलील बोट साहब हैं, मौजूद हैं। और आज हमारी यहाँ पर मौजूदगी एक और सवाल का जवाब है। जब कुछ लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट कैसे पड़ गए, तो आज हमारी मौजूदगी एक और सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को अपने काम की वजह से वोट पड़े। तो काम का सिलसिला जो हमने माजी में स्टार्ट किया था, इसके बेसिस के ऊपर हम लोगों के पास वोट मांगने के लिए गए। लोग हमारे काम से मुतमईन थे, लोगों ने हमारे काम को देखा और काम को देखने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के उम्मीदवारों को, नामजद उम्मीदवारों को उन्होंने कामयाबी से हमकिनार किया। और अच्छी चीज़ ये है कि वोट हमें मिल गए, ऐवान में हम आ गए हैं, लेकिन अभी भी काम का सिलसिला थमा नहीं है, काम का सिलसिला रुका नहीं है। और आज यहाँ पर हमारी मौजूदगी इस पार्क के इफ्तिताह के लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए, क्योंकि 7 एकड़ पर मुश्तमिल एक हिप्पोड्रोम नेचर फॉरेस्ट पार्क होगा, वो इस बात का मज़र है कि क्यों कराची की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ देख रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है। तो कराची वालों ने देखा कि कुछ लोग हैं जो मनफी सियासत करते हैं, कुछ लोग हैं जो हड़तालों की सियासत करते हैं, कुछ लोग हैं जो धरने की सियासत करते हैं, इख्तियारात की सियासत करते हैं। कोई शख्स कराची की सियासत नहीं करता, कोई शख्स कराची की आवाम की खिदमत की सियासत नहीं करता। ये शेवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया, लोगों को वो काम होता हुआ नज़र आया और लोगों ने उस काम की बिना पर हमें वोट दिया। कराची के 7 अजला के अंदर अगर किसी सियासी जमात को वोट पड़े, उसके उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो जो विज़न था कि बिला तफरीक खिदमत की जाए, लोगों के काम किए जाएं, लोगों को रोज़गार दिया जाए, लोगों के डेवलपमेंट के मसाइल हल किए जाएं, लोगों ने उस बयानिए को वोट दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि सिंध की आवाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस बयानिए को वोट दिया, चाहे वो सखर डिवीज़न की आवाम हो, चाहे वो लाड़काना डिवीज़न की आवाम हो, चाहे वो शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न की आवाम हो, और आखिर में हैदराबाद डिवीज़न और कराची डिवीज़न की आवाम। आज इस पार्क जिसका इफ्तिताम करने के लिए आए हैं, ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत सिंध हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है। और हालिया दिनों में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिस यूसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, इसमें करोड़ों अरबों रुपए के काम लोगों को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए। 4 पार्क्स हम ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोल चुके हैं और ये 5वां 7 एकड़ पर मुहित पार्क है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लोगों को देने जा रही है। लोग जब मुझसे पूछते हैं कि पार्कों में क्या दिलचस्पी है पीपल्स पार्टी की, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि माजी में इन्हीं पार्कों के ऊपर चाइना कटिंग कर दी गई, इन्हीं पार्कों के ऊपर सियासी जमातों के ऑफिस बन जाते थे। लोग अपने ज़ाती ज़रूरियात के लिए इन पार्कों को, पब्लिक स्पेसेस को इस्तेमाल करते थे। लेकिन आपने देखा कि हालिया माजी में हमने इन पार्कों को एक बार फिर इनकी रौनकों को बहाल किया, इनके दरवाज़ों को कराची वालों के लिए खोला, जहाँ पे कब्ज़ा था उन कब्ज़ों को छुड़ाया, जो बंजर पड़े हुए थे उनको डेवलप किया, और लोग जोक दर जोक अब उन पार्कों का रुख कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन ओपन अर्बन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट यही है कि आपको इन ओपन अर्बन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करना है। हमें शहरियों की मदद से, वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, कि लोगों को बार बार मीडिया के तवज्जुह से कन्विंस करना है कि ये आपका असासा है, ये किसी सियासी जमात का असासा नहीं है, किसी हुकूमत का असासा नहीं है, आप शहरियों का असासा है, आप यहाँ पर बसने वालों का असासा है। आप लोग आइए, इनको आबाद कीजिए, इनको मुकाफिर कीजिए, ताकि कल को कोई बुरी नज़र इन पब्लिक स्पेसेस के ऊपर ना लग सके। इसी तरीके से चाहे ट्रांसपोर्ट का मसला हो, पीपल्स बस सर्विस के हवाले से, इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से, और ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो पिंक बस सर्विस है वो सिंध हुकूमत स्टार्ट करने जा रही है 1
फरवरी से। एम्बुलेंस सर्विस हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उस एम्बुलेंस सर्विस को 1112 को इस शहर के अंदर और सिंध के बाकी अजला के अंदर एक्टिवेट हमने कर दिया। पानी और सेवरेज अब हमारी प्रायोरिटी है। इंशाल्लाह ये जो कराची का मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जालों को मिला है, अब नजमी आलम साहब हो, करमुल्ला वकासी हो, मुर्तज़ा वहाब हो, खलील हो, तो जो भी हो इसको प्रायोरिटाइज करेंगे ताकि पानी के मसाइल को हल किया जा सके, सेवरेज के मसाइल को हल किया जा सके। और ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि माजी में लोगों ने छीन ली थी कुछ लोगों से अपनी मनफी सियासत करने के लिए, एक बार फिर उनको मेक श्योर किया जाए ताकि कराची वालों के मसाइल को हल किया जा सके और उनको मैक्सिमम रिलीफ दी जा सके। मैं कराची वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इज़हार किया और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन उस एतमाद को यकीन तक इंशाल्लाह लेकर जाएगा। मीर साहब ये बताइएगा कि आप कल इमरान खान ने शदीद इल्ज़ाम लगाया, उसने कहा है कि बिलावल असद जरदारी मुझे मारना चाहता है और टेररिस्टों को सुपारी दी गई है मुझे मारने के लिए, क्या कहेंगे? मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान तहरीकी इल्ज़ाम है, ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। देखें दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान खड़े हैं अभी, तो लोगों को कुछ तोहफा दे रहे हैं काम की शक्ल में, हमारी जिम्मेदारी है और वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ वो आदमी जो अपने आप को पाकिस्तान का लीडर कहता है, वो सिर्फ बात करता है मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। ये मैं कब तक चलेगी? इस मैं को पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट किया है। इस मैं की सियासत को ख़त्म होना चाहिए, हम की सियासत करनी चाहिए, हमारी सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान की सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की सियासत करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस मैं को ख़त्म कर दें। बहुत ही बेहुदा इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, जब उनके खिलाफ ये साजिश जो भी कहते हैं, क्या कर लिया उन्होंने? मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को आवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना था, पसपाई का सामना था। उन्होंने कहा बजाय इसके मैं आवाम के सामने निकलूँ, उन्हें ये ड्रामा रचाया है ताकि वो ज़मान पार्क के अंदर बैठ सकें। और इसकी भी आपको कभी मिसाल नहीं मिलेगी कि ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद है, लाहौर में उनकी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात टेररिज्म के हवाले से ख़राब हैं, वहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बजाय इसके वहाँ की आवाम को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, वहाँ की पुलिस को, वहाँ की काबीना को आपने लाहौर मुंतकिल कर दिया था ज़मान पार्क में कि इमरान खान साहब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। मैं समझता हूँ हिटलर की सियासत इस मुल्क में नहीं चल सकती, आवाम की सियासत चलेगी और आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो करके दिखाएंगे। मीर साहब ये बताइएगा मीर साहब ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप के साबिक फातेह, साबिक वजीर आज़म और तहरीक इंसाफ के मौजूदा सरबराह ने ये कहा है कि जो कुछ मुल्क के साथ किया है वो आपने किया। इस मुल्क को एटमी कुव्वत हमने बनाया, इस मुल्क को आइन हमने दिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने दी, इस मुल्क की आवाम को रोज़गार हमने दिया, सब कुछ हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पिछले 4 साल की ख़राबी है वो आपके सामने है। जो झूठ की सियासत थी उसका नतीजा ये हुआ कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोई मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं, आपके साथ गुफ्तगू करने को तैयार नहीं। आप फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर आइसोलेशन का आपको सामना था। आपके झूठ का ये आलम था कि आप IMF से कोई और बात करते थे, पब्लिक से कोई और बात करते थे। IMF को कहते थे कि हम तुम्हारी तमाम शराइत को मानते हैं, पब्लिक में आके कहते हैं नहीं हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ उन तमाम झूठ फरेब की सियासत से पाकिस्तान को जो पिछले 4 साल में नुकसान हुआ उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और ज़रूरत अब इस बात की है कि कौम को यकजा किया जाए, कौम को मुत्तहद किया जाए और ये जो मुश्किलात से हम इस वक्त दो चार हैं, इन मुश्किलात के हल के लिए हम पॉलिटिकल सर्टिनिटी उनको दें, सियासी इस्तेहकाम उनको दें, ताकि उसकी वजह से आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल सके और एक आम आदमी के मसाइल हल कर सके। मैं खुदारा PTI के दोस्तों को भी कहना चाहूँगा कि अपनी ज़ाती सियासत को अब ख़त्म करें, पाकिस्तान की सियासत करें। पाकिस्तान जिन मुश्किलात से इस वक्त दो चार है उसको हल करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने, आपको याद होगा, 2018 में फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी की, आइए मिलकर काम कीजिए। लेकिन इन लोगों को उस वक्त भी चूँकि काम करने में दिलचस्पी नहीं थी, तबाही करने में दिलचस्पी थी, तो ये तबाही करते रहे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम माजी के उन तजुर्बों से सबक हासिल करेंगे, मसाइल का अदराक
ہمیں ہے اور اس کا تدارک کرنے کے لیے جو اب تدابیر کرنے کی ضرورت ہے ہم سب مل کر کریں گے تاکہ ونس اینڈ فار آل ہم اپنے مسائل کو حل کریں اور ایک عام آدمی کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں. سر یہ بتائے گا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کماڑی میں اتنی سماعت ہو رہی ہے لیکن محکمہ صحت اور سیپا والے تک تعین نہیں کر سکے کہ یہ بات کیوں ہوئی ہے. ہم نے کل جا کے دیکھا کہ وہاں پر جو کچرا جلایا جاتا ہے ریسائکلنگ کرنے کے لیے لوگوں کا یہ الزام ہے کہ یہ جو کچرا جلتا ہے غیر قانونی ہے اور فیکٹریاں غیر قانونی ہیں اور ان کے دھوئیں سے یہ بات نہیں ہے. آپ بھی مشیر ماحولیات رہے ہیں, کیا اس علاقے میں فیکٹریاں غیر قانونی ہیں یا لوگ غیر قانونی طور پر آباد ہیں, یہ بتا دیجیے. دیکھیے اس کا تو ابھی تعین کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو یا سپا کے افسران ہو, وہ اس وقت انویسٹیگیشن کر رہے ہیں چاہے وہ کون سے محرکات ہیں جس کے انفارچونیٹ واقعات ہوئے. لیکن ہاں جہاں کچرا جلایا جاتا ہے, جہاں پہ یہ ریسائکلیبل مٹیریل جلایا جاتا ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب میں سیپا میں تھا اس طرح کی بہت ساری کارروائیاں ہم نے اسپیشلی کراچی کے جو فار فلنگ ایریاز ہے, گداف ہے, بن قاسم ہے, کماڑی کا ایریا اور سائٹ کا ایریا, جہاں پر اس طرح کے غیر قانونی کچھ یونٹس تھے جن کے خلاف کارروائی کی گئی تھی, کریک ڈاؤن کیا گیا تھا. میں ایک بار پھر سیپا حکام سے بات کروں گا کہ شاید ان کارروائیوں کو مزید اور تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی جو یہ پریشانیاں ہوں گی ان کو ہم سسٹینیبل انداز سے حل کر سکیں. اور میں شہریوں کو بھی گزارش کروں گا کہ جو ہم کچھ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں جس سے شاید 2-4 پیسے لوگ بنا لیتے ہیں, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اپنے ماحول کو خراب کریں گے, اگر ہم ہوا کو خراب کریں گے تو اسی ہوا کو ہمیں بھی سونگنا ہے, ہمارے بچوں کو بھی سونگنا ہے اور دوسروں کو بھی سونگنا ہے. تو کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے نا ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیلفش نہ ہو, پورے معاشرے کا سوچنا. اچھا, یہ سوال تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کے مینڈیٹ کو ابھی بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا. آپ کے ساتھ بندے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جعلی مینڈیٹ ہے, پیپلز پارٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ان کو ووٹ دیں. اس سوال کے آپ کیا کہ جماعت اسلامی تو بہت کچھ کیا ہے. حافظ میر الدین نعیم الرحمان صاحب, میں خود نعیم بھائی بڑے احترام کے ساتھ کہنا چلوں گا, میں اور آپ کٹھے چلتے ہیں, نجمی صاحب کو بھی لے کے چلتے ہیں نادرا کے آفس, اور آپ کے نام میں شناختی کارڈ میں ہم ایڈ کروا دیتے ہیں میئر کا نام. یہی ہو سکتا ہے ان کی انا کو پورا کرنے کے لیے, تسکین پہنچانے کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آتا, وہ ایک اردو میں محاورہ ہے کہ چت میں جیتا پٹتو ہارا, یعنی کہ ہر حال میں میں ہی فاتح ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف جب آپ کی جیت ہو تو آپ کے الیکشن شفاف ہوئے, لیکن جب آپ ہار جائیں تو آپ کہتے ہیں نہیں اس الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے. اگر پیپلز پارٹی کو دھاندلی کرنی ہوتی تو ہم ڈسٹرکٹ سینٹر میں بھی دھاندلی کرتے, ہمیں اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو ہم جنا ٹاؤن میں بھی دھاندلی کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کماڑی, لیاری, ملیب, کورنگی کے یوسیز میں, صدر ٹاؤن کی یوسیز میں جہاں پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ فیئر الیکشن نہیں ہے, اور جہاں آپ کے لوگ جیت جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ فیئر الیکشن ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی تمام سازشوں کے باوجود, تمام دھمکیوں کے باوجود, تمام دھرنوں کی سیاست کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سنگل لارجسٹ پارٹی, سب سے زیادہ یوسیز تیر کے پاس آئی ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس آئی ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس آئی ہیں, دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی کے پاس آئی ہیں. ہمیں آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے, آپ کو ہمارے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. آپ کو اچھا لگے گا کہ میں کہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹر کے جس ٹاؤن میں آپ کی اکثریت ہے وہاں پہ آپ حکومت نہیں بنا سکتے, آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اسی طریقے سے کراچی کی عوام کو اچھا نہیں لگے گا کہ اگر آپ نے کے ایم سی میں عددی اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کو دی ہے اور بلاول صاحب کو اس ڈیولپمنٹ کے نیریٹو کو دی ہے تو کراچی والوں کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ اس کو ٹھیس پہنچائیں. میں آج بھی کراچی والوں کے سامنے بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ کراچی والوں نے مانگا تھا اور پچھلے 1-1.25 سال میں دیکھ لیا کہ اختیارات کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کراچی والے ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے سامنے فائلوں کو پھینکا نہ جائے, کاغذات کو پھینکا نہ جائے, فضول کی پریس کانفرنسز نہ کی جائیں, ان کے سامنے کام کی بات کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ آپ کے وسائل کو ہم اس طریقے سے استعمال کر کے آپ کی خدمت کریں. اور آج بھی ہماری موجودگی کسی سیاسی ایشو کے اوپر پریس کانفرنس کی نہیں ہے. یہ روز 11 بجے 12 بجے کھڑے ہو کے کسی